कहानी का ये दूसरा भाग देखने से पहले इसका पहला भाग अवश्य देखें। जय के कमरे से जाते ही वैदेही ने चैन की सांस ली। वैदेही ने अपने कपड़े चेंज किए और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर चूड़ियां उतारने लगी। कौन था वो आदमी जो बार बार मेरे कमरे में आ रहा है और मैं उसे अपने पति के नाम की धमकी दे रही हूँ जिसे मैंने खुद नहीं देखा। वैसे देखना भी कौन चाहता है? मेरे सामने तो ना आए तो ही अच्छा है। उसने आईने में देखकर खुद से ही बोला। चूड़ियां उतार कर उसने कपड़े चेंज किए और फिर वो बिस्तर पर लेट गई और थके होने के कारण उसे जल्दी ही नींद आ गई। इधर जय भी दूसरे कमरे में वैदेही के बारे में ही सोचे जा रहा था। बार बार उसकी आंखों के आगे उसका मासूम चेहरा आ रहा था। जय का मन तो उसके होंठों के नीचे काले तिल में ही अटक कर रह गया। कितनी मासूम है ये लड़की, मुझे मेरे ही नाम से धमका रही है। जिस पति को उसने अब तक देखा तक नहीं उसी के नाम की धमकियां दे रही है। चलो कम से कम इतनी इज्जत तो है उसके मन में मेरे लिए, वरना जिस तरह से शादी हुई है उससे तो मुझे लगा कहीं मुझसे नाराज ना हो। लेकिन है बहुत ही खूबसूरत। उसका चेहरा सीधा इन नजरों से होते हुए दिल में उतर जाता है। ना चाहते हुए भी उसकी ओर खींचे जा रहा हूं मैं। जय ने खुद से ही कहा, फिर अपना सिर झटक कर बोला, ये तो क्या सोच रहा है जय? मत भूल, ये शादी दादी माँ ने जबरदस्ती की है। और सबसे बड़ी बात, वो अभी बहुत छोटी है और मासूम है। वो भी बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह कल्याणी निवास में फिर से चहल पहल शुरू हो गई। जय की नींद खुली। उसने घड़ी में टाइम देखा, सुबह के 6 बज रहे थे। जय वहां से सीधा अपने कमरे में चला आया। कमरे में आकर उसने देखा कि वैदेही खुद में ही सिमटे बेफिक्री से सोई हुई है। उसने एक नजर उसे देखा, फिर अपने कपड़े चेंज कर अपने कमरे में ही लगकर बने पीछे की तरफ जिम में चला गया। जय का कमरा इस हवेली का सबसे आलीशान कमरा है। जय अपनी प्राइवेसी का खास ख्याल रखता है, इसलिए उसके कमरे में ही अटैच उसका पर्सनल जिम और स्टडी रूम भी है, साथ ही स्विमिंग पूल भी। जय ने लगभग 1.5 घंटे तक एक्सरसाइज की और फिर से कमरे में आ गया। वैदेही अभी भी घोड़े बेचकर सो रही थी। उसका ब्लैंकेट जमीन पर गिरा हुआ था और वो अपने घुटने अपने पेट से लगाए सिमट कर सोई हुई थी। जय उसके पास आया और उसको देखने लगा। उसने बेबी प्रिंट का पिंक कलर का नाइट सूट पहन रखा था जिसमें वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। जय उसे देख हल्का सा मुस्कुराया और जमीन से ब्लैंकेट उठाकर उसे अच्छे से ओढ़ा दिया। जय ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद जय रेडी होकर बाहर आया और सोई हुई वैदेही को एक नजर देखकर कमरे से बाहर आ गया। वो नीचे आया तो उसे नीलिमा जी डाइनिंग टेबल के पास मिल गई। गुड मॉर्निंग भाभी, जय ने चेयर पर बैठते हुए कहा। गुड मॉर्निंग देवर जी, क्या बात है, आज बड़े चहक रहे हो? नीलिमा जी ने छेड़ते हुए कहा। ओ भाभी माँ प्लीज, मजाक नहीं, जय बोला। क्या देवर जी, अच्छा ये बताइए देवरानी जी से ये आंख मिचोली का खेल कब तक खेलेंगे आप? नीलिमा जी ने पूछा। मतलब मैं समझा नहीं, जय बोला। मतलब ये कि कब बता रहे हैं उसे कि आप ही उसके पति हैं? नीलिमा जी बोली। क्या बताऊं भाभी माँ, ये बोलूं उससे हेलो मैडम मैं ही आपका पति हूँ और फिर बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर वो कमरे को एक बार ध्यान से देख ले तो? जय झुंझलाते हुए बोला। ठीक कह रहे हो जय, बेड के पीछे वाली दीवार पर ही तुम्हारी तस्वीर है और फिर साइड टेबल पर भी तुम्हारी फोटो है। लेकिन लगता है वैदेही ने अब तक ध्यान से कमरा देखा ही नहीं, नीलिमा जी ने कहा। हाँ, जब भी जाता हूँ सोती हुई मिलती है और अगर जाग रही होती है तो कमरे से भगा देती है, जय बोला। तो नीलिमा जी मुस्कुरा उठी। अब तुम उसके सोने के समय ही कमरे में जाती हो तो इसमें उसकी क्या गलती? उसके सोने के बाद और जागने से पहले ही अपने कमरे में होकर आ जाते हो, नीलिमा जी ने कहा। हाँ तो वो भी ऐसे बेफिक्री से घोड़े बेचकर सोती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कौन कमरे में आया और कौन गया, जय बोला। बच्ची है, अभी इतनी समझ नहीं है और फिर 2 दिन से रस्मों की वजह से थकी होगी, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। लेकिन पहले उसे खुद से मिलवाओ तो सही, नीलिमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। देखते हैं और कितने दिन मैडम मुझसे अजनबी बनकर रहती है, जय ने कहा। फिर नीलिमा जी को देखकर बोला। अच्छा भाभी माँ, मुझे जल्दी से नाश्ता दे दो, जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। नाश्ता तो अभी नहीं बना जय, नीलिमा जी ने कहा। व्हाट, नाश्ता नहीं बना अभी? वो क्यों, जय हैरानी से बोला। वो इसलिए क्योंकि, नीलिमा जी बात पूरी करती उसके पहले ही दादी माँ ने पीछे से कहा।
क्योंकि आज इस घर की नई बहू की पहली रसोई की रस्म है। जय ने पलट कर देखा तो दादी माँ उन्हीं की ओर आ रही थी। गुड मॉर्निंग दादी माँ। जय बोला, गुड मॉर्निंग बेटा। दादी माँ पास आकर चेयर पर बैठते हुए बोली, नीलिमा, जाओ जाकर वैदेही को देखो, उठी या नहीं। आज उसकी पहली रसोई है, भगवान को उसके हाथों से ही भोग लगेगा। दादी माँ ने कहा, ओके दादी माँ, आप लोग अपनी रस्में करें, मैं तो चला ऑफिस, मेरी एक मीटिंग है आज, मैं ऑफिस में ही खा लूंगा। जय ने चेयर से उठकर कहा और चाहने लगा। जय, आज तुम्हारी बीवी की पहली रसोई की रस्म है, तो जो भी बनेगा वो तुम्हें भी खाना होगा। दादी माँ ने सख्ती से कहा। ओहो दादी माँ, अब ये क्या है? और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ बनाना आता होगा, हॉस्टल में रहती थी वो। पहले पूछ लो कि बनाना आता भी है या नहीं। जय ने झुंझलाते हुए कहा। जय, दादी माँ ने आंखें दिखा दी तो जय बेमन से सिर नीचे किए बैठ गया। दादी माँ ने नीलिमा जी को इशारा किया तो नीलिमा जी ने हल्के से सिर हिलाया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गई कि ऊपर देखकर उनके कदम वहीं रुक गए। नीलिमा जी को ऐसे ऊपर देखता देखकर सबकी नजरें ही उस ओर चली गई तो देखा वैदेही ऑरेंज कलर की शिफॉन साड़ी पहने खड़ी थी, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी और हाथों में भरी चूड़ियां। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह रेडी होकर वो नीचे ही आ रही थी। जय तो एकटक उसे देख रहा था और दादी माँ उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसकी नजर उतारने लगी। वैसे ही सबको ऐसे देखकर हिचकिचाते हुए नीचे आई। उसने सबसे पहले दादी माँ के पांव छुए, जिस पर दादी माँ ने खुश होते हुए उसे अपने ही अंदाज में आशीर्वाद दिया। जय की नजरें अब भी उस पर ही थी। वैदेही, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तुम्हें कुछ बनाना आता है या नहीं? अगर नहीं आता तो नीलिमा से पूछकर कुछ मीठा बना लेना, नीलिमा तुम्हारी हेल्प कर देगी। दादी माँ ने कहा। नहीं दादी माँ, मुझे खाना बनाना आता है, भले ही मैं हॉस्टल में रही हूँ, लेकिन मेरी दीदी ने मुझे खाना बनाना सिखाया है। आप बताइए क्या बनाना है? वैदेही ने शांत भाव से कहा। यह सुनकर दादी माँ ने जय को देखा और व्यंग से मुस्कुराने लगी, जैसे कह रही हो कि तुम्हारा अंदाजा गलत निकला। जय ये देखकर अपनी नजर वैदेही से हटाकर दादी माँ को देखने लगा। आओ मेरे साथ, नीलिमा जी ने कहा तो वैदेही उनके साथ किचन में चली गई। देखो, ये है हमारा किचन, वैसे तुम्हें यहाँ हमेशा आने की जरूरत नहीं है, खाना तो इस घर में महाराज जी ही बनाते हैं, लेकिन ओकेजनली मैं भी बना लेती हूँ। नीलिमा जी ने कहा। अब क्या बनाना है ये बता दीजिए, और किसको क्या पसंद है? वैदेही ने पूछा। खाने को लेकर इस घर में किसी की कोई खास फरमाइश नहीं होती, सबको घर का सादा खाना ही पसंद है। देवर जी को भी यही पसंद है, देश विदेश से घूमकर आ जाएंगे लेकिन खाना उन्हें घर का ही पसंद आता है, कोई फैंसी फूड पसंद नहीं है उन्हें। नीलिमा जी ने सहजता से कहा। लेकिन देवर जी सुनकर जाने क्यों वैदेही की धड़कनें तेज हो गई। उसने मन में सोचा, देवर जी मतलब जय, मेरा पति, क्या इससे भी यही घर में है वो? क्या हुआ, कहाँ खो गई? नीलिमा जी की आवाज से वैदेही अपने ख्यालों से बाहर आई। कुछ भी नहीं भाभी, वैदेही ने कहा और अपना पल्लू कमर में टांग लिया। तुम खीर बना लो, बाकी मैं बना लेती हूँ, नीलिमा जी ने कहा तो वैदेही ने रोकते हुए कहा, नहीं भाभी, आप बस मुझसे यहीं खड़े होकर बातें कीजिए, मैं सब बना लूंगी। अच्छा ठीक है, खीर के साथ छोले पूरी भी बना लेना, नीलिमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। वैदेही अपने काम में लग गई। उसने पतीले में दूध निकाला और गैस स्टोव पर चढ़ा दिया और खीर के लिए चावल निकालने लगी। भीगे रखे छोले भी कुकर में चढ़ा दिए। वो इतनी कुशलता से काम कर रही थी कि नीलिमा जी उसे बस देखे जा रही थी। तुम इतनी जल्दी साड़ी बांधना सीख ली, नीलिमा जी ने कहा। आपने ही तो कहा था कि तुम सीख जाना, तो सीख लिया, वैदेही ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे बहुत प्यारी लगती हो साड़ी में, नीलिमा जी बोली। थैंक यू भाभी, वैदेही ने मुस्कुराते हुए कहा। नीलिमा जी कुछ सोचते हुए बोली। देवर जी ने कुछ नहीं कहा तुमसे? कुछ कहा नहीं मतलब? वैदेही ने ना समझे से पूछा। मतलब तुम्हारी तारीफ नहीं की, इतनी खूबसूरत जो लग रही हो, नीलिमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर वैदेही एकदम से मुंह बनाकर बोली, है कहाँ आपके देवर जी? मैंने तो अब तक उन्हें देखा भी नहीं है, 2 दिन हो गए मुझे इस घर में आए हुए, पता नहीं कहाँ छुपे बैठे हैं आपके देवर जी। वैदेही अपनी ही धुन में बोलती जा रही थी और नीलिमा जी उसे हैरानी से देख रही थी। वैदेही को जब एहसास हुआ कि वो क्या बोल रही है तो अचानक चुप हो गई। वो नीलिमा जी को देखकर बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, सॉरी भाभी,
अरे सोने किस लिए? मैं समझ सकती हूँ जिस तरह से ये शादी हुई तुम्हारा रिएक्शन ऐसा ही आना था, लेकिन हो सकता है जय तुम्हारे आस पास ही हो और तुम ही उसे पहचान ना पा रही हो। नीलिमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब? वैदेही ने फिर से पूछा। कुछ नहीं, छोड़ो। अच्छा ये बताओ, तुम तो पढ़ रही थी ना कॉलेज में? नीलिमा जी ने बात बदलते हुए कहा। हाँ, थर्ड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं, रिजल्ट आना बाकी है, देखो आगे पढ़ पाती हूँ या नहीं। वो उदास होकर बोली। अरे क्यों नहीं पढ़ पाओगी? जय को कोई ऐतराज नहीं होगा तुम्हारी पढ़ाई से, और फिर दादी माँ भी मना नहीं करेंगी, नीलिमा जी ने कहा। आप सच कह रही हैं? वैदेही खुश होते हुए बोली। हाँ, नीलिमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों बातें करती रही और वैदेही का नाश्ता भी बनकर रेडी हो गया। लीजिए भाभी, बन गया नाश्ता, वैदेही ने भोग की थाली आगे करके कहा। अरे वाह, लेकिन आज का ये भोग तुम्हारे हाथों से लगेगा, तो चलो चलकर तुम ही लगाओ, नीलिमा जी ने कहा। तो वैदेही भोग की थाली लेकर किचन से बाहर आई और मंदिर की ओर जाने लगी। जय की नजर उस पर ही थी। मंदिर में आते ही वैदेही ने अपनी कमर में टंगा पल्लू खोला और सिर पर ले लिया। जय उसकी एक एक हरकत बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने माता रानी को भोग लगाया और दादी माँ के पास आकर बोली। दादी माँ, नाश्ता लगा दूं? हाँ हाँ लगाओ। दादी माँ चेयर पर बैठ गई। विक्रम जी भी तब तक नीचे आ गए थे नाश्ते के लिए। वैदेही ने सबको नाश्ता दिया, लेकिन वो जय को देखकर थोड़ा हैरान हुई और मन में बोली, ये बदतमीज इंसान यहाँ भी है। जय उसे एकटक देख रहा था। कैसे घूर रहा है मुझे? इतने लोगों के बीच इसकी इतनी हिम्मत! दादी माँ से ही शिकायत करनी होगी इसकी। लेकिन ये है कौन? वैदेही मन में सोचने लगी। वाह, क्या खीर बनाई है तुमने वैदेही, बहुत स्वादिष्ट, और छोले भी बहुत टेस्टी हैं, विक्रम जी ने तारीफ करते हुए कहा। हाँ वाकई में बेटा, सब कुछ बहुत ही स्वादिष्ट है, दादी माँ ने भी कहा। नीलिमा जी ने भी तारीफ की, लेकिन जय बिना कुछ कहे चुपचाप खा रहा था। दादी माँ ने वैदेही को एक बॉक्स पकड़ाते हुए कहा, ये तुम्हारा नेक। लेकिन दादी माँ, वैदेही कुछ बोलती उसके पहले ही दादी माँ बोली, ये तुम्हारा हक है बेटा, रख लो। वैदेही ने सिर झुका कर रख लिया। विक्रम जी और नीलिमा जी ने भी वैदेही को नेक दिया, लेकिन जो अब भी खाने में बिजी था। वैदेही अब भी उसे लेकर कंफ्यूज थी। जय ने नाश्ता फिनिश किया और उठते हुए बोला, ओके दादी माँ, बाय, शाम को मिलते हैं। जय जाने लगा तो दादी माँ ने उसे रोकते हुए कहा। जय, ये सुनकर उसके कदम रुक गए, लेकिन ये देखकर वैदेही बहुत हैरान हुई। वो हैरानी से जय और दादी माँ को देखने लगी। जय पलट कर दादी माँ की ओर आया। जी दादी माँ, अब क्या है? बहू का गिफ्ट कहाँ है? जय बोला। दादी माँ, शाम को दूंगा, दादी माँ आगे बोली। तुम्हें बहू को पग फेरों के लिए उसके घर लेकर जाना है और शाम को उसे लेकर भी आना है, दादी माँ ने उसे हुक्म सुनाते हुए कहा। लेकिन दादी माँ, मुझे बहुत जरूरी काम है ऑफिस में, जय ने कहा। काम तो रोज ही होता है बेटा, पहले ये काम कर लो, अमर का फोन आया था, वो नहीं आ पाएगा, इसलिए तुम खुद बहू को उसके पापा के घर छोड़ आओगे और शाम को साथ लेकर भी आओगे, दादी माँ ने सख्ती से कहा। ठीक है, जय बोला। वैदेही, जाओ रेडी होकर आओ। दादी माँ बोली तो वैदेही अपने होश में आई हो जैसे। उसे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था, जिसे उसने पिछली रात बदतमीज लफंगा समझकर अपने कमरे से निकाला। एक्चुअली वो ही उसका पति है और वो कमरा भी उसी का है। वैदेही आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रही थी। बहू, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? दादी माँ की दोबारा आवाज आई। जी जी दादी माँ, वैदेही बोली। जाओ रेडी होकर आओ, दादी माँ ने कहा तो वैदेही ऊपर जाने लगी। इस पर जय बोला, अरे इतनी तो सुंदर लग रही है, अब और तैयार होने की क्या जरूरत है? ये सुनकर सब हैरानी से जय को देखने लगे। जय एकदम से छिप गया। वो सफाई देते हुए बोला, मेरा मतलब है मुझे देर हो रही है और ये कोई बुरी भी नहीं लग रही इन कपड़ों में, तो ऐसे ही चलो जल्दी से। जय ने बात को संभालते हुए कहा तो सभी मुस्कुराने लगे। माना कि तुम्हारी बीवी बहुत सुंदर है, लेकिन वो इस घर की एक बहू भी है, तो वो वैसे ही जाएगी जैसे इस घर की बहू को जाना चाहिए, दादी माँ ने कहा और नीलिमा जी को इशारा कर दिया। नीलिमा जी इशारा समझकर वैदेही को लेकर कमरे में चली गई और जय खड़ा देखता ही रह गया। उसे अब बहुत खींच होने लगी। नीलिमा जी ने वैदेही को कमरे में लाकर उसके लिए एक अच्छी हैवी साड़ी सिलेक्ट की और उससे मैचिंग की ज्वेलरी और वैदेही को तैयार करते हुए बोली,
तो देख लिया मेरे देवर जी को देवरानी जी। अब पता चला कि वो तुम्हारे आसपास ही थे, तुम ही पहचान नहीं पाई। नीलिमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वैदेही परेशान थी, उसने कुछ नहीं कहा। क्या हुआ, परेशान लग रही हो, क्या सोच रही हो? नीलिमा जी ने उसे परेशान देखकर कहा। वो भाभी, कल रात वो मेरे कमरे में आए थे, लेकिन मैंने बहुत बदतमीज से बात की उनसे और उन्हें कमरे से निकाल दिया। वैदेही हक लाते हुए बोली। क्या, तुमने देवर जी को कमरे से निकाल दिया? नीलिमा जी छोटे हैरान होते हुए बोली। लेकिन उन्हें तो पहले से ही जय ने बता दिया था। हाँ भाभी, अब क्या होगा, वो बहुत गुस्सा होंगे ना मुझसे। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मुझे लगा कि पता नहीं कौन मेरे कमरे में घुस आया तो मैंने निकाल दिया कमरे से। वैदेही मासूमियत से बोली। उसकी मासूमियत देखकर नीलिमा जी मुस्कुराने लगी और बोली, कोई बात नहीं, अब तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो और अपने पापा के घर खुशी खुशी जाओ। ऐसे परेशान चेहरा लेकर जाओगी पापा से मिलने? नीलिमा जी ने कहा तो वैदेही ने नाम में गर्दन हिला दी। कुछ देर बाद जब वैदेही तैयार होकर नीचे आई तो सभी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगे और जय जय तो अब लग उसे निहारने लगा। रेड कलर की बनारसी साड़ी, मैचिंग ज्वेलरी, हाथों में भरी चूड़ियां और मांग में भरा सिंदूर, वैदेही बहुत प्यारी लग रही थी। वैदेही की नजर जब जय पर पड़ी तो वो कुछ सकुचाते हुए शर्माते हुए नीचे उतरने लगी। अपनी एक हाथ की उंगलियों से वो गानों पर आने वाली लटों को अपने कान के पीछे करती सीढ़ियां उतर रही थी। जय अब भी एक टक उसे देख रहा था। वो सीढ़ियां उतर कर नीचे आई और दादी माँ के पैर छूकर बोली, दादी माँ मैं आती हूँ। दादी माँ उसका माथा चूमकर बोली, बहुत प्यारी लग रही हो, खुशी खुशी जाओ और खुशी खुशी आओ। जय, दादी माँ ने आवाज दी, लेकिन जय को तो अब भी कोई होश नहीं था। जय, दादी माँ ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा तो जय अपने ख्यालों से जैसे बाहर आया। जी जी दादी माँ, जय बोला। बहू को संभाल कर ले जाना, दादी माँ बोली। जी, जय ने कहा और वैदेही की ओर देखकर बोला, चले? तो वैदेही ने सिर हिला दिया। जय बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और पीछे पीछे वैदेही भी आकर बैठ गई। जय ने ड्राइवर को चलने का इशारा किया तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जय और वैदेही गाड़ी में आकर बैठ गए। जय तो अपने फोन में नजरें गड़ाकर बैठ गया, लेकिन वैदेही की नजरें जय पर ही थी। जय को जब उसकी नजरें खुद पर महसूस हुई तो वो फोन में देखते हुए ही बोला, कुछ कहना चाहती हो? ये सुनकर वैदेही चौंकते हुए बोली, जी। जय ने नजरें उठाकर ऊपर देखा तो उसकी नजरें वैदेही की नजरों से जा मिली। उसकी मासूम निश्चल आंखों में जय को ढेर सारे सवाल नजर आए। जय ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, कुछ कहना है? जय से नजरें मिलते ही वैदेही ने तुरंत नजरें नीचे कर ली और घबराहट में अटकते हुए बोली, नहीं। जय ने कहा और फिर से अपना फोन देखने लगा। पूछना तो बहुत कुछ है मिस्टर जयवीर। आपसे ये पूछ रहे कि आपने मेरी दीदी से शादी के लिए अचानक ना क्यों कर दिया? अगर इनकार करना ही था तो पहले पापा की हेल्प का दिखावा क्यों किया? आपने मेरी दीदी का अपमान किया है और ना आप शादी से इनकार करते और ना मेरे पापा इतनी मुश्किल में फंसते और ना ही मुझे ये अनचाही शादी करनी पड़ती। और अब ऐसे भोले बनकर बैठे हैं जैसे कि कितने शरीफ इंसान हो। लेकिन आपकी आंखों में देखकर जाने क्यों डर लग रहा है। वैदेही मन ही मन सोचने लगी, अजीब लड़की है। कल तो अजनबी समझकर मुझे ऐसे धमकाकर कमरे से बाहर निकाला और अब जबकि जान गई है कि मैं कौन हूँ तो घबरा क्यों रही है? कितने सवाल हैं इसकी आंखों में, लेकिन फिर भी चुप बैठी है। क्या ये सच में डर रही है या सिर्फ डरने का दिखावा कर रही है? और मुझसे डरने की अब क्या वजह हो सकती है? जय भी मन ही मन सोच रहा था। कुछ देर बाद वो लोग वैदेही के घर पहुंच गए। गाड़ी घर के दरवाजे पर आकर रुकी। वैदेही गाड़ी से बाहर आई तो उसके पापा और आद्या उसे बाहर ही मिल गए, जो उन्हीं के स्वागत के लिए खड़े थे। वैदेही गाड़ी से बाहर आई और अपने पापा को देखकर खुशी से उनके गले लग गई। पापा! वैदेही की आंखें भर आई। अमर जी की भी आंखों में नमी उतर आई। वैदेही अपने पापा से अलग हुई और आद्या के गले लगी। अमर जी को देखकर जय भी गाड़ी से बाहर आया। उसने अमर जी के पांव छुए तो अमर जी ने उसे भी अपने गले से लगा लिया। चलो बेटा अंदर चलो, अमर जी ने कहा। मेरी जरूरी मीटिंग है इसलिए मैं चलता हूँ, जय ने कहा। ये सुनकर आद्या और अमर जी उसे देखने लगे।
ऐसे कैसे? शादी के बाद दामाद पहली बार घर आया है, ऐसे थोड़ी ना जाने दे सकते हैं। अमर जी बोले, प्लीज मेरे साथ ये दामाद वाली फॉर्मेलिटी मत कीजिए अंकल। और मेरी सच में जरूरी मीटिंग है, मैं शाम को आता हूँ ना, प्लीज तब आराम से बैठूंगा। जय ने कहा, जी पापा ये सच कह रहे हैं, इनकी कोई मीटिंग है? वैदेही ने भी आहिस्ता से बोला तो जय उसे देखने लगा। अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन एक शर्त पर। अमर जी ने कहा तो सभी उन्हें देखने लगे और जय भी कुछ सोचने लगा। इतना सोचने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि मैं दामाद वाली फॉर्मेलिटी ना करूँ तो तुम भी मुझे अंकल नहीं बल्कि पापा कहोगे। अमर जी ने मुस्कुराते हुए कहा तो जय ने भी हाँ में सिर हिला दिया। अच्छा ठीक है अंकल। ये सुनकर अमर जी ने जय को आंखें छोटी करके देखा। आई मीन पापा। जय ने बात संभालते हुए कहा, अब ठीक है, अब तुम जाओ। अमर जी ने कहा। जय वैदेही को देखते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। जाते समय उसकी नजर वैदेही पर ही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। वैदेही कुछ देर जय को जाते देखती थी, फिर अपनी दीदी और पापा के साथ घर के अंदर आ गई। बेटा तुम ठीक तो है ना? वहाँ सब कैसे हैं? अमर जी ने प्यार से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, और वहाँ सब अच्छे हैं, वैदेही ने मुस्कुराकर कहा तो अमर जी को कुछ तसल्ली हुई। अच्छा चलो नाश्ता कर लो, बुआ जी ने आते हुए कहा। बुआ जी, वैदेही ने प्यार से बुआ जी के गले लगकर कहा। मेरी बच्ची ठीक है तू, चल कुछ खा ले, बुआ जी ने प्यार से कहा। नहीं बुआ जी, नाश्ता मैं करके आई हूँ, आप लोग बैठिए ना, मुझे आप लोगों से ढेर सारी बातें करनी है, वैदेही ने सबको बिठाते हुए कहा। और बता बेटा, जय ने कुछ बताया कि उसने अचानक शादी के लिए इनकार क्यों कर दिया था और फिर तेली मान गए? बुआ जी ने अचानक से पूछा। ये सुनकर सभी बुआ जी और वैदेही को देखने लगे। बुआ जी हैं तो दिल की अच्छी, लेकिन खरी खरी बोलने की उनकी आदत लोगों का दिल दुखा जाती है। अरे तुझे तो बता ही दिया होगा, अब तू पत्नी है उसकी, बुआ जी शंका जताते हुए बोली। ये सुनकर वैदेही ने बिना बोले सिर्फ नाम में गर्दन हिला दी। उसके चेहरे पर उदासी के बहाव आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि दाल में कुछ काला हो? बुआ जी ने फिर से तीर छोड़ा। दीदी कैसी बातें कर रही हो आप? और क्या बात हो सकती है जो आप ऐसे गॉसिप कर रही हो? अमर जी ने थोड़े सख्त लहजे में कहा। मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी बहन को देखते ही जय का दिल उस पर आ गया हो और उसने बड़ी बहन से शादी करने से इनकार कर दिया हो। बुआ जी एकदम से बोल गई। दीदी ये क्या बकवास कर रही हैं आप? अगर घर वाले ही ऐसा कहेंगे तो बाहर वालों की तो जरूरत ही नहीं है कुछ कहने की, अमर जी गुस्से में बोले। आखिर मैंने क्या गलत कहा? बस जो संभावना है वही तो पूछा। आखिर हमें पता तो होना चाहिए कि उसने शादी से इनकार क्यों किया। मुझे और कोई वजह नजर नहीं आती, क्योंकि जब तक वैदेही नहीं आई थी तब तक सब ठीक था। वैदेही शादी वाले दिन आई और उसी दिन लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। जरूर उसकी नजर वैदेही पर पड़ी होगी, देखते ही पसंद कर लिया होगा और शादी से मना कर दिया। लोग तो यही कहेंगे कि छोटी बहन नहीं, बड़ी बहन का घर बसने ही नहीं दिया। अब बुआ जी अपने जहन बुझे तीर चलाने लगी और ये सुनकर वैदेही की आंखों में आंसू आ गए। बुआ जी ये आप क्या कह रही हैं? पहले तो ऐसा कुछ नहीं है, इसने तो जय को देखा तक नहीं था, और अगर ऐसा हुआ भी है तो इसमें वैदेही की तो कोई गलती नहीं। अगर जय ने इसे पसंद किया तो? आद्या ने वैदेही को संभालते हुए कहा। बुआ जी कुछ और कहती उसके पहले ही अमर जी बोली। बस दीदी बहुत हो गया, मेरी बच्चों पर उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही उन्हें बातें सुनाने की। अगर आपको यही सब करना है तो मैं आपकी टिकट करा देता हूँ, आप अपने घर जाइए, अमित से मैं बात कर लूंगा, अमर जी ने गुस्से में कहा और अपने कमरे में चले गए। आद्या भी वैदेही को लेकर अपने कमरे में चली गई और बुआ जी वहीं खड़ी रह गई। आद्या ने कमरे में आकर वैदेही को बिठाया और उसके आंसू पोंछकर बोली। वैदेही रोना बंद करो, तुम तो बुआ जी को अच्छे से जानती हो ना कि वो कैसी है। दीदी मैं सच कह रही हूँ, मैं जैसे उससे पहले कभी नहीं मिली, मैं सच कह रही हूँ, मैंने तो उन्हें देखा तक नहीं था, आप जानती है ना, वैदेही रोते हुए बोली। आद्या बोली। हाँ मैं सब जानती हूँ, मैं जानती हूँ वैदेही, मैं क्या तुझे नहीं जानती? मेरी बहन कैसी है, रो मत प्लीज। दादी अगर बुआ जी ऐसे सोचती हैं तो और लोग भी तो सोचते होंगे ना, वैदेही ने सिसकियां लेते हुए कहा। वैदेही कोई क्या सोचता है इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम तो बस अपने आने वाले कल को संवारो, जय को जानने की समझने की कोशिश करो। आद्या बोली। कैसे दीदी कैसे, बोलिए, वैदेही ने कहा, फिर अपने आंसू पोंछकर बोली।
ये सब उस जय की वजह से हुआ है। उसकी वजह से हम सब की जिंदगी ऐसी राह पर आकर खड़ी हो गई कि आज लोगों की उंगलियां हम पर उठ रही हैं। नहीं वैदेही, अपने मन में जय के लिए कोई गलत बात मत लाना। वो बहुत अच्छा है, उसने पापा की बहुत मदद की है और शादी की शर्त भी उनकी दीदी की थी, उनकी नहीं। और वो अपनी दादी की बात को मना नहीं कर सके। देख, जय तेरा भविष्य है, इसीलिए उनके लिए मन में गुस्सा और घृणा मत लाना। आद्या ने समझाते हुए कहा। मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती दीदी, उनसे नफरत है या नहीं मैं ये नहीं जानती, लेकिन प्यार तो कभी नहीं होगा। और फिर आप चाहे कितना भी कहें, लेकिन मैं जानती हूँ कि शादी तय हो जाने के बाद एक लड़की अपने होने वाले पति को लेकर मन में जाने कितने सपने बुनती है। कुछ भावनाएं तो आ ही जाती हैं, और जय ने आपके उन्हीं सपनों को तोड़ा है। आपके टूटे सपनों के ढेर पर मैं अपना घर कैसे बसाऊं दीदी? नहीं माफ कर सकती मैं जय को, वैदेही मन में बोली। जय मीटिंग के बाद अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों के आगे बार बार वैदेही का चेहरा आ जाता। चाह कर भी वो वैदेही को अपने ख्यालों से नहीं निकाल पा रहा था। उसकी रात की बातें याद करके उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। उसी समय उसके केबिन का डोर खुला और जय की ही उम्र का एक लड़का अंदर आया, और आते ही उसने जय के मुंह पर एक पंच मार दिया। आउच! जय के मुंह से निकला। सामने खड़ा लड़का उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। जय मुंह पर हाथ रखकर बोला, अबे यार करण, पागल हो गया है क्या? लग गई यार। अच्छा है जो लगी, अभी तो और 2-3 पंच मारने हैं मैंने। करण आगे बढ़ता हुआ बोला। रुक जा यार, क्या जान लेकर रहेगा मेरी? हुआ क्या है? जय बोला। ये तो मुझसे पूछ रहा है, ये भी मैं बताऊं? तूने शादी कर ली और वो भी मुझे बिना बताए, और पूछ रहा है हुआ क्या है? कैसा दोस्त है तू? करण ने जय की कॉलर पकड़कर कहा। ओह, तो इसलिए नाराज है? जय बोला। और नहीं तो क्या, मेरे बिना तूने शादी कैसे कर ली? इतनी भी जल्दी क्या थी? करण बोला। यार चलती मुझे नहीं, दादी माँ को थी, और तू तो जानता है दादी माँ को, उन्हें कोई इनकार नहीं कर सकता। वैसे भी मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जय ने अपना कॉलर छुड़ाया और चेयर पर बैठ गया। तू क्या बोल रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख, ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू लड़कियों और प्यार से दूर ही रहता है, फिर ये शादी? करण भी उसके सामने की चेयर पर बैठते हुए बोला ना, ये शादी दादी माँ की जिद है और किसी को मुश्किल से निकालने के लिए मुझे ये शादी करनी पड़ी। जय ने कहा। देख, मेरी अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब सिर के ऊपर से जा रहा है। करण ने सिर खुजाते हुए बोला तो जय ने उसे सारी सच्चाई बता दी। करण के चेहरे पर कितने भाव आए और गए। मतलब तूने किसी को नहीं बताया कि तूने शादी से इनकार क्यों किया? करण बोला। मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। जय बेफिक्री से बोला। लेकिन तूने इनकार क्यों किया मेरी यारा? करण ने पूछा। ये मैं तुझे भी बताना जरूरी नहीं समझता, जय ने उसे घूरते हुए कहा। और ये 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट की शादी का क्या मजा है? करण कंफ्यूजन से बोला। ये तो इसलिए क्या क्योंकि वैदेही बहुत छोटी है, वो अभी ऐसे अचानक शादी होना उसके लिए भी शॉकिंग है। फिर उसके पापा की हेल्प भी तो करनी थी और दादी की शर्त भी पूरी करनी थी। सोचा कल को वो अगर इस अनचाहे रिश्ते में ना रहना चाहे तो उसके लिए आसानी होगी। जय बोला। और अगर इस 1 साल में उसे तुझसे प्यार हो गया तो? करण ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। जय विश्वास से बोला। ये तू इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकता है? क्योंकि मैं जानता हूं मैं उसके लिए अजनबी हूं। प्यार होने के लिए एक दूसरे को जानना समझना जरूरी होता है, और उसे तो आज तक ये भी नहीं पता था कि मैं ही उसका पति हूँ जिससे उसकी शादी हुई है। जय ने कहा और टेढ़ा मुस्कुरा दिया। यार ये इंडिया है, लंदन नहीं। यहाँ लड़की की अगर किसी से सगाई हो भी गई तो वो उसके संग जीवन के सपने बुनने लगती है, और तूने तो शादी की है, साथ रहते रहते क्या पता प्यार भी हो जाए। करण ने कहा। तो अपनी बकवास बंद कर, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझा दो? जय बोला। और अगर तुझे उससे मोहब्बत हो गई तो? करण ने उसकी आंखों में देखकर कहा। तो जय की आंखों के आगे एक पल के लिए वैदेही का चेहरा आ गया और उसके चेहरे पर चमक आ गई और होंठों पर मुस्कुराहट जो करण से छिपी ना रह सकी। ये किसके बारे में सोचकर तू मुस्कुरा रहा है? करण ने उसकी ओर झुकते हुए पूछा। किसी के बारे में नहीं, तू चुपचाप अपनी जगह बैठ। जय ने चिढ़ते हुए कहा। अच्छा ठीक है, चल ये तो बता दे जिससे तेरी शादी हुई है वो कैसी है? आई मीन भाभी कैसी है, कैसी दिखती है? करण ने पूछा। वो तो बहुत ही खूबसूरत है।
गुलाब की पंखड़ियों की तरह कोमल और ओस की बूंदों की तरह निर्मल, बहुत ही भोली और मासूम। और आंखें तो हिरनी की तरह बड़ी बड़ी और चंचल, और समुद्र से भी ज्यादा गहरी। और आवाज तो इतनी मीठी कि जैसे कानों में मिश्री खोल रही हो। जॉय खोए हुए ही बोला, ओ माय गॉड, तू तो कह रहा था कि प्यार बार कुछ भी होना नामुमकिन है, और यहाँ तो तू उसको सोचकर पूरी कविता करने लगा। करण ने हैरानी से कहा तो जय अपने ख्यालों से बाहर आया और उससे नजरें चुराने लगा। अभी तो सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं और तूने उसे इतने अच्छे से जान लिया। साल भर में जाने क्या क्या हो, कहीं तो उसे पसंद तो नहीं करने लगा। करण ने मुस्कुराते हुए कहा तो जय ने उसे घूर कर देखा। मुंह बंद कर अपना, जय बोला और केबिन से बाहर जाने लगा। अरे कहाँ कहाँ जा रहा है? करण ने उसका हाथ पकड़कर कहा। तेरी भाभी को मायके से लाने, पग फेरा है आज उसका, जय ने कहा और आगे बढ़ गया। ओ तो मैं भी चलूं, मैं भी मिलूंगा उनसे, आखिर मैं भी तो देखूं जिसकी तूने इतनी तारीफ की है वो सच में वैसी ही है या सिर्फ तेरी नजरों का धोखा है? करण उसके पीछे पीछे चलते हुए बोला। बीवी मेरी है तो तू क्यों चलेगा साथ? जय ने उसे घूरा। अरे देवर तो साथ चल ही सकता है। करण अब उसके साथ चलते चलते बच्चों से जिद करते हुए बोला। अच्छा ठीक है चल, लेकिन तू अपनी गाड़ी से आएगा, समझा? जय ने कहा और लिफ्ट में आ गया। करण भी उसके साथ लिफ्ट में आया और बोला, ओ यू नीड प्राइवेसी। ठीक है मैं अपनी गाड़ी से ही आ जाऊंगा, शादी के बाद पराया जो हो गया है तो। करण नौटंकी करने लगा। नौटंकी कहीं का, ड्राइवर मेरे साथ होगा, कैसी प्राइवेसी? जय बोला। तो ड्राइवर की छुट्टी कर देते हैं। करण बोला, कोई जरूरत नहीं, लिफ्ट आकर पार्किंग में रुकी। बाहर निकलते हुए जय बोला, तुझे अगर मेरे साथ चलना है तो शरीफों की तरह बिहेव करना होगा, समझा तू? जय ने वार्न करते हुए कहा और आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। करण वहीं खड़ा होकर मुंह बनाकर उसे देखने लगा। फिर वो भी अपनी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, अगर इसका पीछा नहीं किया तो ये मुझे छोड़कर भी जा सकता है। करण ने पार्किंग से कार ली और जय की गाड़ी के पीछे लगा दी और केयरफुली गाड़ी ड्राइव करने लगा। शाम के 6 बजे जय की कार वैदेही के घर के सामने आकर रुकी। जय कार से बाहर आया, तभी करण भी अपनी गाड़ी लेकर पहुंच गया। और वो भी कार से बाहर आया और जय के पास आकर बोला, अगर लेकर ही नहीं आना था तो हाँ क्यों बोला? इतनी जल्दी क्या थी तुझे यहाँ आने की? पता है कितनी फास्ट ड्राइव करके आया हूँ। जय ने उसे एक नजर देखा लेकिन बिना कुछ बोले घर के अंदर जाने लगा। उसके पीछे पीछे करण भी आ गया। अरे बेटा आ गए तुम, आओ आओ, तुम्हारा ही वेट हो रहा था। अमरजीत जय को देखकर बोले। जय ने उनके पास आकर उनके पांव छुए। खुश रहो बेटा, अमरजी ने प्यार से कहा और करण को देखने लगे। पापा ये मेरा दोस्त है, जय ने कहा तो करण अपने हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? वो मैं जय के साथ जबरदस्ती आ गया अपनी भाभी जी को देखने, ये तो मुझे लेकर ही नहीं आ रहा था अपने साथ। करण ने शिकायती लहजे में कहा, आओ बेटा तुम्हारा भी स्वागत है, अमर जी ने मुस्कुराते हुए कहा और तीनों सोफे पर बैठ गए। नौकर चाय नाश्ता लेकर आ गए। अमर जी ने दोनों को चाय दी और खुद भी पीने लगे। तुम्हारा दोस्त शादी में नहीं आया था? अमर जी ने पूछा। वो अंकल मैं कल ही लंदन से आया हूँ, अगर यहाँ होता तो जरूर आता, इसने तो आते ही अपने यार और उसकी बीवी से मिलने चला आया। जवाब करण ने दिया तो अमर जी उसे देखकर मुस्कुराने लगे, मगर जय उसे घूरने लगा। करण ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और अमर जी से बातें करने लगा। करण था फन लविंग लड़का, हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता और सबसे जल्दी ही घुल मिल जाता। अमर जी को भी उसका स्वभाव पसंद आया। पापा आप वैदेही को जल्दी बुला देंगे, घर जाने के लिए देर हो रही है, जय ने कहा। ऐसे कैसे इतनी जल्दी जाने दे सकता हूँ बेटा, दामाद हो तुम इस घर के, बिना खातिरदारी किए कैसे जाने देंगे? अब तुम डिनर करने के बाद ही जाना, अमर जी ने बहुत जोर देते हुए कहा तो जय मना नहीं कर सका। तीनों आपस में बातें करने लगे, लेकिन जय की नजर ना चाहते हुए भी बार बार ऊपर की ओर चली जाती। ये देखकर अमर जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, जय बेटा तुम ऑफिस से सीधे आ रहे हो, थके हुए होंगे, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। जय ने जैसे ही मना करने के लिए अपना मुंह खोला, उसी समय अमर जी ने वैदेही को आवाज लगा दी। वैदेही का नाम सुनकर जय की आवाज गले में ही रह गई। अमर जी के बुलाने पर वैदेही सीढ़ियों से नीचे आने लगी। जय की नजर जब उस पर गई तो नजरें वहीं थम गई। हल्के आसमानी रंग की साड़ी और खुले बालों में वो बहुत प्यारी लग रही थी।
करण ने भी वैदेही को देखा और मुस्कुराते हुए जय को देखने लगा, जो अब तक वैदेही को देख रहा था। करण हल्का खांसते हुए उसके कान में बोला, माना कि तेरी है और तुझे देखने का पूरा हक है, लेकिन ऐसे सिचुएशन को ऑकवर्ड तो मत बना उनके लिए। घर जाकर आराम से बैठा कर देख लेना। ये सुनकर जय अपने होश में आया और करण को घूरने लगा। वैदेही नीचे आई और एक नजर जय को देखा, फिर अपनी मीठी आवाज में बोली, जी पापा, आपने बुलाया। उसकी आवाज सुनकर जय फिर से उसे देखने लगा। बेटा, जय को अपने कमरे में ले जाओ, फ्रेश हो लेंगे और थोड़ा आराम भी कर लेंगे, अमरजी ने कहा। जी पापा, वैदेही ने सिर झुकाकर कहा और जय को देखकर बोली, आइए। जय अभी भी वहीं बैठा रहा। ये देखकर करण ने उसे कोहनी मारी और खुद आगे आकर बोला, भाभी जी, मैं करण, जय का दोस्त, कल ही लंदन से आया हूँ और आज आपसे मिलने। करण ने अपने ही अंदाज में कहा और वैदेही की ओर हाथ बढ़ा दिया। वैदेही ने करण के बड़े हुए हाथ को देखा, फिर जय को देखा और अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, जी नमस्ते। ये देखकर जय के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। करण ने किसियाते हुए अपना हाथ पीछे कर लिया और हाथ जोड़कर उसने भी नमस्ते कर लिया। वैदेही जय की ओर देखकर बोली, चलिए। जय ने सिर हिलाया और उसके साथ ऊपर जाने लगा। चलो बेटा, तुम्हें भी गेस्ट रूम दिखा दूं, अमर जी ने कहा। अरे नहीं अंकल, मैं तो घर से ही आ रहा हूँ, आप बैठिए ना, हम बातें करते हैं। आप बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, करण ने कहा तो अमर जी मुस्कुराने लगे और दोनों फिर से अपनी बातों में लग गए। वैदेही और जय सीढ़ियां चढ़ रहे थे, वैदेही आगे और उसके पीछे पीछे जय। ऊपर आते ही वैदेही का पैर अपनी ही साड़ी में उलझा और वो गिरने लगी कि जय ने जल्दी से आगे आकर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। जय का एक हाथ वैदेही की कमर पर, एक हाथ पीठ पर था और वैदेही ने अपने दोनों हाथों से जय की शर्ट के कॉलर को कसकर पकड़ लिया। जय उसके चेहरे को बहुत प्यार से देख रहा था। वैदेही की बंद पल की घबराहट की वजह से फड़फड़ा रही थी। वैदेही को जब एहसास हुआ कि उसकी कमर पर जय के हाथ हैं, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी पलकें उठाई। जय की आंखों को देखकर वो उसकी आंखों में खो गई। दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खो गए। जय की पकड़ उसकी कमर पर और कस गई तो वैदेही की आंखें इस एहसास में खुद ब खुद बंद हो गई। वैदेही को उसकी छुआन एक अजनबी एहसास दे गई। ये पहली बार है जो दोनों ऐसे करीब आए थे और इस बार अजनबी की तरह नहीं। वैदेही, जय ने जब आहिस्ता से कहा तो उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन जय को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो हड़बड़ाते हुए जल्दी से अलग होने लगी। इस हड़बड़ाहट में वो एक बार फिर लड़खड़ाई तो जय ने उसकी बाहें फिर से थाम ली। संभल कर क्या कर रही हो, जय ने कहा तो वैदेही संभलते हुए उससे अलग हुई और आगे खड़ी होकर बोली, जी थैंक यू। इस पर जय ने कुछ नहीं कहा और हाथ दिखाकर आगे चलने का इशारा किया तो दोनों साथ चलने लगे और कमरे में आ गए। ये मेरा कमरा है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं अभी आती हूँ, वैदेही ने कहा और वहां से जाने लगी। सुनो, जय ने कहा तो वैदेही के कदम रुक गए। जी, वो बिना पलटे ही बोली, तुम्हारा यहाँ से जाना जरूरी नहीं है, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत हुई तो तुम यहीं रुको। जय बोला। ये सुनकर वैदेही पलटी और सवालिया नजरों से जय को देखने लगी। जय उसकी आंखों में आए सवाल देखकर बोला, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये तुम्हारा कमरा है और ठीक है, मैं यहीं रुकती हूँ। वैदेही ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा और वहीं बेड के पास आकर खड़ी हो गई। जय ने चारों ओर नजरें घुमाकर देखा। कमरा बहुत ही प्यार से सजा हुआ, जैसे कि एक लड़की का कमरा होना चाहिए। दीवारों पर पिंक कलर के पर्दे, उससे मैच होते फर्नीचर, स्टडी टेबल वगैरह। एक दीवार पर वैदेही की फैमिली पिक थी। जय तस्वीरों को देखकर मुस्कुरा उठा। वो हल्के से बुदबुदाया, बिल्कुल बच्ची है ये। जी, आपने कुछ कहा, वैदेही ने पूछा। नहीं, जय ने कहा और अपना ब्लेजर उतार दिया। ब्लेजर उतारते ही जय की स्लिम फिट शर्ट की वजह से मस्कुलर बॉडी साफ नजर आ रही थी। वैदेही की नजरें उस पर ही थी। उसने अपनी शर्ट की बाजू कोहनी तक फोल्ड की और ऊपर के 3 बटन खोले। ये देखकर वैदेही घबरा कर पलट गई। डोंट वरी, मैं शर्ट नहीं उतार रहा हूँ, बस ऊपर के बटन खोल रहा हूँ। जय ने जब उसे ऐसे मुड़ते हुए देखा तो कहा। उसने अपने सिर पर चुपत लगाई, जिसे देख जय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो वैदेही को वैसे ही छोड़कर वॉशरूम में चला गया।
दरवाजे की आवाज से वैदेही ने आगे बोली, क्या हो गया था मुझे? मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी? क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में? वैदेही खुद से बोलने लगी और यही सोचते हुए बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद जय वॉशरूम से बाहर आया। वैदेही अभी भी अपनी ही सोच में थी। जय बेड के पास आया और अपना ब्लेजर उठाने के लिए झुका जो वैदेही के पास पड़ा हुआ था। वैदेही जय को देखकर हड़बड़ाकर उठने लगी तो जय के सिर से उसका सिर टकरा गया। आओ, क्या कर रही हो? सिर सहलाते हुए बोला। सॉरी सॉरी सॉरी, वैदेही भी अपने सिर सहलाते हुए बोली और वहां से जाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि फिर से अपनी साड़ी में उलझकर लड़खड़ाने लगी। वो गिरती उससे पहले ही जय ने उसे थाम लिया। जय ने उसका हाथ पकड़कर झटके से अपनी ओर खींचा तो वैदेही सीधे उसके सीने से आ लगी। जय संभल नहीं पाया और उसे लिए ही बेड पर गिर गया। जय नीचे और वैदेही उसके ऊपर। उसके बाल जय के चेहरे पर आ रहे थे। उसके बालों से आने वाली भीनी भीनी खुशबू में जय खोने लगा और वैदेही उसके सीने से लगी हुई थी और जय के दिल की धड़कन उसे साफ सुनाई दे रही थी। वैदेही ने ये सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली। शर्ट से आ रही हल्की परफ्यूम की खुशबू के उसे अच्छा लग रहा था। दोनों की ही आंखें बंद थी। दोनों उस एहसास में खोए रहे। वैदेही ने अपने आंखें खोली तो नजर उसके सीने के बाईं ओर बने टैटू पर गई जहां बड़े ही रचनात्मक ढंग से जय खुदा हुआ था। वैदेही की नजरें उसके टैटू पर ही गड़ गई। जय ने जब अपनी आंखें खोली और वैदेही को ऐसे देखा तो वो आहिस्ता से उसके कान में बोला, अगर आज का गिरने का प्रोग्राम खत्म हो गया तो खड़ी हो जाओ। इतना सुनते ही वैदेही जल्दी से खड़ी हो गई। सॉरी सॉरी, वैदेही फिर से बोलने लगी तो जय ने उसके आगे अपनी हथेली दिखाकर उसे रोक दिया और अपना ब्लेजर पहनकर वहां से कुछ बोले बिना कमरे से चला गया। वैदेही भी उसके पीछे पीछे आने लगी। जब जय को महसूस हुआ कि वैदेही उसके पीछे है तो वो वैदेही के लिए रुक गया और उसके साथ चलते हुए शरारत से बोला, कहीं तुम दोबारा न गिर जाओ, इसलिए साथ ही चलो। ये सुनकर वैदेही ने मुंह बना लिया। दोनों नीचे आए तो देखा करण, अमरजी और आंधिया तीनों बैठे उनका ही इंतजार कर रहे थे। आ गया? अरे फ्रेश होने में इतना टाइम लगता है क्या? करण ने पूछा तो जय ने उसे घूरा तो करण ने अपने दांत दिखा दिए। साहब डिनर रेडी है, नौकर ने आकर कहा। चलिए डिनर करते हैं, आद्या ने उठते हुए कहा तो सभी डाइनिंग टेबल की ओर आ गए। सभी आकर चेयर पर बैठ गए। वैदेही और आद्या खाना परोसने लगी। सभी साथ बैठकर डिनर करने लगे। जय बार बार सबसे नजरें बचाकर वैदेही को देख लेता और कमरे में जो हुआ उस बारे में सोच अनायास ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। सभी आपस में बातें कर रहे थे लेकिन जय और वैदेही दोनों ही खामोश थे। डिनर खत्म होते ही जय बोला, अब जाने की इजाजत दीजिए पापा। ठीक है, अब नहीं रोकूंगा, अमरजी ने कहा और आद्या को इशारा किया। आद्या ने वैदेही को देखा तो वैदेही की आंखों में आंसू छलक आए। वो आद्या के गले लगकर रो पड़ी। जय को उसकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगे। करण उसके पास आया और उसके कंधे को हल्का दबा दिया। जय ने उसकी ओर देखकर अपनी पलकें झपका दी। करण जय के साथ बाहर आया और पीछे से वैदेही अपने पापा और आद्या के साथ आई। वो अपने पापा के गले से लगी तो अमरजी ने उसके माथे को प्यार से चूमते हुए कहा, जाओ बेटा, जाकर अपना घर बसाओ। ये बोलकर उन्होंने उसे गाड़ी में बिठा दिया। जय ने अमरजी के पांव छुए और बोला, मैं उसका ख्याल रखूंगा पापा, आप चिंता न करें। ये बोलकर जय भी दूसरी ओर से आकर गाड़ी में आकर बैठ गया और अमरजी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी गेट से बाहर आ गई। करण भी अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। जय और वैदेही कल्याणी निवास में पहुंचे। उन दोनों को देखकर दादी माँ खुशी से उनके पास आई और दरवाजे पर ही रुकने का बोलकर उनकी नजर उतारने लगी। दोनों ने झुककर उनके पांव छुए। दादी माँ ने उनको आशीर्वाद दिया और प्यार से उनके माथे को चूम लिया। जब तुम दोनों कमरे में जाकर आराम करो, थक गए होंगे, दादी माँ ने कहा तो दोनों अपने कमरे की ओर चले गए। दादी माँ उनको जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगी। क्या हुआ दादी माँ, क्या देखकर मुस्कुरा रही हैं? नीलिमा जी ने पूछा। यही कि दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। बस दोनों ऐसे ही साथ रहे हमेशा, यही माता रानी से प्रार्थना है, दादी माँ ने दोनों को देखते हुए कहा। ऐसा ही होगा दादी माँ, ऐसा ही होगा, नीलिमा जी ने कहा। क्या तुम्हें जय ने कुछ कहा है?
दादी माँ ने पूछा। नहीं, लेकिन जय वैदेही को पसंद करने लगा है, ये उसकी आंखों में दिखता है। और फिर बिना इनकार किए वो वैदेही को पग फेरे के लिए भी ले गया। नीलिमा जी ने कहा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर नीलिमा, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा मुंह मोतियों से भर दूंगी, दादी माँ ने कहा। और वो घर में बने मंदिर की ओर चली गई। जय और वैदेही अपने कमरे में आए। जय तो सीधा चेंजिंग रूम में चला गया। उसके जाते ही वैदेही ने चैन की सांस ली और अपनी साड़ी के पल्लू से पिन निकालकर बेड के किनारे टिक लगाकर आंखें बंद की आराम से बैठ गई। जय चेंज करके बाहर आया तो बिना वैदेही की ओर देखे वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आया तो देखा वैदेही आंखें बंद किए बेड के सिरहाने से लगी बैठी है और बेख्याली में उसका पल्लू कंधे से नीचे सरक गया है। जय ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और कमरे से बाहर जाने लगा। दरवाजे की आवाज से वैदेही ने आंखें खोली और जय को जाता देखकर बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर जय के कदम दरवाजे पर ही ठिठके। वो बिना पलटे ही बोला, सोने जा रहा हूँ। सोने जा रहे हैं कहाँ? वैदेही ने हैरानी से पूछा। वहीं जहां पिछले 2 दिनों से सो रहा था। जय बोला, कहाँ सो रहे थे आप? आपका तो यही कमरा है ना? वैदेही ने पूछा, लेकिन उसे अभी भी अपने पल्लू का कोई ख्याल नहीं था। जय ये सुनकर पलटा तो वैदेही को वैसे ही देखकर अपनी नजर नीचे करके बोला, पहले तुम चेंज कर लो, फिर बात करते हैं। वैदेही का ध्यान जब खुद पर गया तो उसने जल्दी से अपना पल्लू कंधे पर रखा और बेड से उठकर खड़ी हो गई। जय ने जब उसकी ओर देखा तो वो देखकर बोला, सुबह से देख रहा हूँ तुम्हें साड़ी में प्रॉब्लम हो रही है। जी, वो मुझे आदत नहीं है साड़ी की। वैदेही धीरे से सिर झुकाकर बोली। तो किसने कहा कि तुम साड़ी पहनो? जय ने पूछा। वो भाभी ने। वैदेही बोली। भाभी माँ ने तुम्हें साड़ी पहनने के लिए कहा? जय ने उसे देखकर कहा, नहीं, भाभी ने ये नहीं कहा कि साड़ी ही पहनो, लेकिन उन्होंने मुझे पहले दिन से सिर्फ साड़ी ही निकाल कर दी है पहनने के लिए, तो मुझे लगा साड़ी ही पहननी है और उन्हें भी मैंने अब तक साड़ी में ही देखा है। तो वैदेही ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है कि साड़ी ही पहनना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। तुम्हें जो कंफर्टेबल लगे तुम वो पहन सकती हो, बस इतना ख्याल रखना कि तुम इस घर की बहू हो, तो तुम्हारे कपड़ों की वजह से दादी माँ नाराज ना हो। बाकी तुम जो चाहो वो पहनो और अभी के लिए जाओ चेंज करके आओ, कुछ कंफर्टेबल पहन लेना जो तुम्हें अच्छा लगे। जय ने कहा तो वैदेही ने आहिस्ता से सिर हिलाया और चेंजिंग रूम में चली आई। जय कमरे में रखी काउच पर बैठ गया। कुछ देर बाद वैदेही चेंज कर बाहर आई तो जय ने देखा वैदेही ने व्हाइट कलर का मिनी प्रिंट का टी शर्ट और ग्रे कलर का लोअर पहना हुआ है और बालों को हाई पोनीटेल बनाई है। इस लुक में वो बिल्कुल स्कूल गोइंग बच्ची लग रही थी। उसे देखकर जय के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। अब बोलो, क्या कह रही थी तुम? जय ने कहा। वह आप दूसरे कमरे में सोने के लिए क्यों जा रहे थे? वैदेही ने पूछा। तुम ही ने तो मुझे इस कमरे से बाहर निकाला था अपने पति के नाम की धमकी देकर, याद नहीं तुम्हें? याद दिलाऊं? जय ने कहा तो वैदेही को पिछली रात जो उसने किया, कैसे जय को कमरे से बाहर निकाला, वो सब याद आ गया। वो मुझे पता नहीं था कि आप ही मेरे पति हैं। वैदेही मासूमियत से बोली। क्या क्या कहा तुमने? कौन हूं मैं तुम्हारा? जय ने उसे छेड़ने के इरादे से पूछा। जी जी, पति। वैदेही ने जय को एक नजर देखा, फिर नजर झुकाकर बोली। जय को उसकी मासूमियत भाग गई। वो प्यार से बोला, तुम आराम से सो जाओ, मैं चलता हूँ। नहीं, आप मत जाइए, वैदेही एकदम से दरवाजे को बंद करते हुए बोली। जय उसे सवालिया निगाहों से देखने लगा। वो आप ऐसे दूसरे कमरे में जाकर सोएंगे तो लोग सवाल करेंगे, वो बोली। तो क्या फर्क पड़ता है? जय बेफिक्री से बोला। आपको नहीं, लेकिन दादी माँ को पड़ेगा, भैया और भाभी को भी पड़ेगा। जब उन्हें पता चलेगा कि पति पत्नी होते हुए भी हम अलग अलग कमरों में सो रहे हैं, तब उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वैदेही ने कहा। तो क्या हम साथ सोएंगे एक ही बेड पर? तुम कंफर्टेबल हो? जय ने पूछा। नहीं नहीं, मैं काउच पर सो जाती हूँ और आप बेड पर आराम से सो जाइए, वैदेही जल्दी से बोली। तो जय उसे देखने लगा। लेकिन दूसरे कमरे में मत जाइए, वैदेही धीरे से बोली। ठीक है, लेकिन क्या काउच पर तुम कंफर्टेबल होगी? जय ने पूछा तो वैदेही ने सिर हिला दिया। जय आकर बेड पर लेट गया और वैदेही काउच पर लेटते ही उसे नींद आ गई और जय उसे देखता रहा। वो मन ही मन बोला, कितनी भोली हो तुम, कितनी मासूम, इतनी पाक साफ कि डर लगता है कि कहीं मेरे छूने से मेरी ना हो जाओ। पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता है मुझसे।
वैदेही को देखते देखते उसकी भी आंखें बंद हो गई। सुबह 5 बजे जय की नींद खुली। उसे जल्दी सुबह उठने की आदत थी। उसे नींद से बोझल अपनी आंखें खोली तो नजर सामने काउच पर सो रही वैदेही पड़ गई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उठा और वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया। वैदेही को एक नजर देखकर वो कपड़े चेंज कर जिम में चला गया। एक्सरसाइज करने के बाद उसने कमरे में आकर देखा वैदेही अब भी सो रही थी। उसका कंबल नीचे जमीन पर पड़ा था। उसने वैदेही को ठीक से कंबल ओढ़ाया और नहाने चला गया। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर आया और अलमारी से कपड़े निकालने लगा। उसी समय वैदेही की नींद खुली। वो अंगड़ाई लेते हुए अलसाई आवाज में बोली, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, जय ने भी पलटकर कहा। वैदेही ने जब अपनी पूरी तरह से आंखें खोलकर जय को देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। जय टॉवल में था। वो एकदम से उठी और जय की तरफ पीट करके खड़ी हो गई। ये आप ऐसे क्यों हैं? वैदेही ने हकलाते हुए कहा। ऐसे क्यों है मतलब ऐसे नंगू पंगू क्यों है? वैदेही बोली। एक्सक्यूज मी, नंगू पंगू से क्या मतलब है तुम्हारा? जय ने उसे घूर कर देखा। मतलब ऐसे टोवल में क्यों है? कपड़े पहनिए ना। वैदेही बोली। वही तो निकाल रहा हूँ कपड़ से, और वैसे भी ये मेरा कमरा है तो चाहे जैसे रहूं। जय ने शरारत से कहा। आप भूल रहे हैं कि अब इस कमरे में मैं भी रहूंगी और ये मेरा भी कमरा है, तो अब आप ऐसे नहीं घूम सकते। वैदेही बोली। और शायद तुम भूल रही हो कि हम पति पत्नी हैं। जय ने अलमारी से कपड़े निकालते हुए कहा। हाँ, पति पत्नी है, मगर अभी हमारा रिश्ता वैसा नहीं है ना। वैदेही बोली। तो जय उसकी ओर घूम गया और हाथ में लिए कपड़े बेड पर रखे और आहिस्ता आहिस्ता वैदेही की ओर बढ़ने लगा। वैदेही उसे ऐसे अपने पास आते देखकर अपने कदम पीछे लेने लगी। जय एकदम से उसके पास आया तो वैदेही पीछे दीवार से लग गई। जय ने उसके दोनों तरफ दीवार पर अपनी हथेली रख दी। उसकी आंखों में देखकर बोला, वैसा कैसा रिश्ता? जय के ऐसे पास आने से वैदेही घबरा गई। उसकी नजरें जय के चेहरे से होते हुए उसके गोरे कंधे और चौड़े सीने पर आकर टिक गई। उसके सीने पर बना टैटू वैदेही की नजरें वहीं थम गई। ऐसे क्या देख रही हो? जय ने कहा तो वैदेही चौंक गई। कुछ नहीं, आप हटिए। वैदेही ने थूक खटकते हुए कहा। तो जय हल्का सा मुस्कुरा गया। जय उसे देखते हुए उसके चेहरे की ओर हल्का सा झुका तो वैदेही ने कसकर अपनी आंखें मींच ली। उसकी धड़कनों की रफ्तार तेज हो गई। जय की नजरें उसके होंठों के नीचे काले तिल पर जाकर रुकी। वो एकटक उसे देखने लगा। कुछ देर बाद वैदेही ने अपनी आंखें खोली। जय को ऐसे खुद को देखता पाकर उसने अपनी हथेली जय के सीने पर रखी तो इस एहसास से जय की आंखें खुद ही बंद हो गई। वैदेही ने हल्का सा धक्का देकर जय को पीछे किया और खुद जल्दी से वॉशरूम में भाग गई। जय को होश आया तो वो मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ घुमाने लगा। ये क्या करने जा रहा था मैं? ऐसे तो वो डर जाएगी। पता नहीं उसे देखकर मैं क्यों खो जाता हूँ। जय ने खुद में ही पड़पड़ाया और अपने कपड़े पहनने लगा। इधर वैदेही वॉशरूम में आकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। ये क्या था जो मैंने महसूस किया, और मैं उन्हें ऐसे क्यों देख रही थी? उनकी आंखों में मुझे लेकर जाने क्या एहसास उमड़ने लगे हैं। नहीं, मैं उन्हें माफ नहीं कर सकती, उन्हें अपने करीब नहीं आने दे सकती, वैदेही ने खुद से कहा और अपनी सांसों को नियंत्रित करने लगी। लेकिन मैं कब तक उनसे दूर रहूंगी? आखिर पति है वो मेरे और मुझ पर पूरा हक है उनका। शादी की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। वैदेही फिर से सोचने लगी, आगे क्या होगा? क्या जय वैदेही को पसंद करने लगा है? क्या वैदेही की जैसे नाराजगी दूर हो जाएगी? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।